कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यूनेस्को साइट्स कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2024 में इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेकर, ठीक है, और एक यूनेस्को साइट्स को लेकर। ठीक है, तो उसी चैप्टर को मतलब उसी टॉपिक को कवर करवाते हुए आप लोगों को करंट अफेयर से जोड़ते हुए मैं आप लोगों के लिए आज इस टॉपिक को कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग जब आप लोग पढ़ लोगे यूनेस्को के बारे में, ठीक है, तो आप लोगों को करंट अफेयर में अपडेट रहना ज़रूरी हो जाएगा और आप लोग अपडेट रहोगे भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने एक छोटे से पीवाईक्यू के माध्यम से इस छोटे से सेशन को कंप्लीट करते हैं जल्दी से। ओके, तो ये है आप लोगों के सामने 2024 का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग देखोगे। क्या पूछा गया था कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश किया गया था। ठीक है, तो ये 2023 में गरबा डांस को ठीक है, गरबा डांस को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को लेकर, ठीक है, शामिल किया गया था यूनेस्को साइट में, इसीलिए ये न्यूज़ में था और 2024 में जस्ट पूछ लिया गया था। ठीक है, लेकिन अब इससे कुछ और चीज़ें यूनेस्को से ही रिलेटेड कुछ और चीज़ें न्यूज़ में हैं। ठीक है, वर्ल्ड में भी और भारत में भी, इससे आप लोगों को अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है इस बार प्रीलिम्स में ये पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आप लोग पहले ये ऑप्शन तो देख ही लो। ठीक है, छऊ डांस पूछा गया था, दुर्गा पूजा था। ठीक है, तो छऊ डांस दुर्गा पूजा, ठीक है, ये सारे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। लेकिन साल के बाद जो रिसेंटली पूछा गया था, तो रिसेंटली गरबा नृत्य जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक, इस कैटेगरी में। तो अब मैंने ये आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। ठीक है, इसकी इमेज इसमें है, तो आप लोगों को उसमें करके, ठीक है, इसमें बड़ा करके जूम करके, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाते हैं और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है देखो, अगर बात अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की करें, ठीक है, तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पहले समझो होता क्या है। देखो, इसमें क्या लिखा है कि यह केवल स्मारकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें परंपराएं, मौखिक अभिव्यक्ति, प्रदर्शन, कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, उत्सव और पारंपरिक शिल्प और कौशल भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन करके ऐसे ही पूछ लिया जाए कि इसमें केवल परंपराएं ही शामिल होती हैं, तो नहीं भाई, याद रखना, इसमें मौखिक अभिव्यक्ति, प्रदर्शन, कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, उत्सव व पारंपरिक शिल्प भी शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम लोग बात करें कि भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, तो इसकी ये शॉर्ट लिस्ट है। आप लोग इतना भी रिमेंबर रखोगे तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी अभी या भविष्य में नहीं होगी। ठीक है, तो एक ये कुटियाटम है। कुटियाटम क्या है, एक मिनट में पेन चेंज कर लूँ। ये कुटियाटम है, ठीक, कुटियाटम लिखा। कुटियाटम क्या है कि ये केरल का सांस्कृतिक नाटक है जो कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। ठीक, उसी तरह वैदिक जप की परंपरा भी शामिल है। रामलीला भी इसी कैटेगरी में शामिल है। रामायण जो कि यूके का धार्मिक त्यौहार है। यूके मतलब ब्रिटेन वाला नहीं, यूके मतलब उत्तराखंड का धार्मिक त्यौहार है क्या, रामायण। ठीक, उसके बाद मुदियट्टू क्या है, केरल का अनुष्ठान रंगमंच है जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। उसके बाद छऊ नृत्य जो कि उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में करवाया जाता है। ठीक, ये भी इसी का हिस्सा है। उसके बाद योग, फिर नवरोज, फिर कुंभ मेला जो कि 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था इसी कैटेगरी में। उसके बाद कोलकाता की दुर्गा पूजा, ये 2021 में इसी कैटेगरी में इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। और उसके बाद गरबा 2023 में रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था, इसी वजह से 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक, तो ये तो रही किसकी, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा, ICH का हिस्सा। ठीक है, अब अगर इसी कैटेगरी में हम लोगों बात करें तो 2026 के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये बात याद रखो। देखो, एक मिनट, हाँ, यूनेस्को की अगर हम लोग अब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की बात तो हम लोग कर चुके, उसमें आप लोगों को ये कैटेगरी समझ में आ चुकी है। ठीक, अब हम लोग यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें तो एक बार इसके बारे में भी देख लो, क्योंकि क्या पता 2-3 ऑप्शन देके आप लोगों को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क करके इस बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए।
तो पहला कोझिकोड जो कि साहित्य शहर के नाम पर दर्ज हुआ है, ठीक है, और ग्वालियर जो कि संगीत का शहर के नाम पर दर्ज हुआ है। इसी में आप लोगों को एक स्थल और भी जोड़कर, ठीक है, कोई भी और किसी किसी से संबंधित करके मैचिंग वर्ड्स में लिख कर दे दिया कि कौन सा यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी का नेटवर्क है, ठीक। तो केवल एक, केवल दो या एक और दो, इसी तरह ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अवेयर रहना, और जहाँ पर नोट्स बनाए हैं वहाँ पर इनको लिख लो, छोटे छोटे 2 पॉइंट, ठीक है, जिससे आप लोग याद रहेगा, ठीक। कोझिकोड जो कि साहित्य शहर है, बात याद रखो, साहित्य शहर है, यानी कि ये लिटरेचर सिटी में कवर की गई है। और ग्वालियर संगीत का शहर, यानी कि म्यूजिकल सिटीज़ के रूप में कवर किया गया है, किसमें, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में, ओके। उसके बाद अगर हम लोग अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें, ठीक है, तो शांति निकेतन और होयसल का मंदिर, ठीक। इसमें भी 2 कैटेगरी याद रखना, शांति निकेतन और होयसल का मंदिर, ठीक। तो ये भी 2 आप लोग याद रखो। इसमें 1-2 स्थान और मिला के आप लोगों को एज इट इज़ क्वेश्चन जिस तरह मैंने अभी ऊपर बताया उसी तरह पूछा जा सकता है, ठीक। तो इसके लिए भी अवेयर रहना। बात ये है बस खाली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में और यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में अंतर सिर्फ इतना ही है कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है वो मूर्त होती हैं, और वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। मूर्त और अमूर्त का अंतर तो आप लोग समझ रहे होंगे। मूर्त क्या होता है, जो हम लोगों को अपनी आंखों से दिखाई दे, ठीक, जिसको हम लोग टच भी कर सकें, है ना। और अमूर्त जो हम लोगों को दिखाई ना दे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अब हम लोग इस पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करें तो अमूर्त और मूर्त का अंतर आप लोगों को साफ ही दिख रहा होगा कि मूर्त जिसको हम लोग देख सकते हैं और जिसको हम लोग टच भी कर सकते हैं, और अमूर्त जिसको हम लोग देख नहीं सकते, मतलब देख तो सकते ही है ना, लेकिन ये जरूरी नहीं कि टच कर सकते हो। अब जैसे रामलीला हो रही है तो उसको रामलीला को आप लोग देख सकते हो, टच थोड़ी ना कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखोगे, कंपैरिजन इन दोनों में, है ना। उसके बाद अब अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना, ठीक। हमेशा क्या मतलब 2026 के प्रीलिम्स तक तो याद ही रखना, क्योंकि ईरान का गुलिस्तान पैलेस, ठीक है, ईरान के वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, और गुलिस्तान पैलेस को लेकर, ठीक है, 99% तक चांसेस है कि 2026 के प्री में आप लोगों को एज इट इज़ मिला रखा दिख सकता है, ठीक है। तो गुलिस्तान पैलेस के बारे में एक चीज़ याद रखो कि ये यूनेस्को में 2013 में कवर किया गया था, ठीक है। तो ये बात याद रखो कि यूनेस्को की साइट के अंदर ये 2013 में, ठीक है, गुलिस्तान पैलेस को कवर किया जा चुका है, ठीक है। और ये गुलिस्तान पैलेस कहाँ है, ईरान में तेहरान, जो ईरान की कैपिटल है तेहरान, उसका सबसे पुराना ऐतिहासिक स्थल है। इसके बारे में कुछ पॉइंट क्या है कि यह मूल रूप से 16वीं शताब्दी के सफवी राजवंश, ठीक, सफवी राजवंश के दौरान एक किले के रूप में बनाया गया था। और उसके बाद काजर युग, 19वीं शताब्दी में काजर शासकों ने इसको अपनी राजधानी बना लिया था। उसके बाद वास्तुकला शैली की अगर हम लोग बात करें, इसकी गुलिस्तान पैलेस की वास्तुकला शैली की बात करें तो मुख्य रूप से फारसी और यूरोपीय शैलियों में इसको बनाया गया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड शब्दावली जो 2-3 यूज़ होती है वो कौन सी यूज़ होती है, मुरक्का या गुलशन, ठीक। मुरक्का या गुलशन किसको बोलते हैं, फूलों के बगीचों को बोलते हैं, फूलों के बगीचों के एल्बम को, ठीक। उसके बाद आयनकारी, जो ये क्या है, ये एक दर्पण कला है, ठीक है। तो इतना सिर्फ आप लोग गुलिस्तान पैलेस के बारे में याद रखोगे, ठीक है। इस पूरे सेशन का अगर निचोड़ है तो सिर्फ गुलिस्तान पैलेस है, ठीक। तो गुलिस्तान पैलेस को आप लोग किसी भी हद में भूलोगे नहीं, ठीक। ईरान याद रखना, ठीक है, ईरान की कैपिटल तेहरान में याद रखना। सफवी रूलर के तहत ये रूल किया गया था इसमें, ठीक है। काजर युग याद रखना, क्योंकि काजर युग में 19वीं शताब्दी में काजर शासकों ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। 2013 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको कवर किया गया है, ठीक। 2 शब्दावली हैं जो आप लोग एज इट इज़ देख रहे हो और याद कर सकते हो। वास्तुकला की अगर हम लोग बात करें तो फारसी और यूरोपीय, ठीक है। उसके बाद अब यूनेस्को की ये चौथी कैटेगरी है, ठीक। इसमें क्या है, ये है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में अभी रिसेंटली एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में कवर किया गया किसको, श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस और सहृदय लोक लोचन, ठीक है। तो इन तीनों को एज इट इज लिख के, या फिर इन 2 को और किसी एक को, श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस और सहृदय लोक लोचन की जगह पर महाभारत लिख के रख दे, ठीक है। और आप लोगों से पूछा जाए कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में हाल ही में इन तीनों में से किसको कवर किया गया था, ठीक है। तो आप लोग इन तीनों के नाम एज इट इज़ याद रखोगे, ठीक है। इस छोटे से क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को बहुत ज़्यादा ठीक चीज़ें कवर हो चुकी हैं और आप लोगों को समझ में आ भी चुका होगा।
आज के सेशन में अगर आप लोगों को कुछ भी अपने नॉलेज में ठीक है इम्प्रूवमेंट महसूस होती है तो इस छोटे से सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक, और सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों को इन छोटे छोटे टाइम में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल सके और आप लोग अपने 2026 में बहुत अच्छा बेस्ट दे सको। ठीक है, चलिए आज के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपना लोगों का ज्योग्राफी का सेशन चल ही रहा है ना, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट है ना, तो ज्योग्राफी में आप लोगों को 2-3 टॉपिक मैंने कवर करवा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद अब कल आप लोगों को ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ने को मिलेगा। आना मत भूलना टाइम से। ठीक, इसमें इंडिया और वर्ल्ड की जितनी भी इम्पोर्टेंट नदियाँ होंगी ठीक उनको कवर किया जाएगा, और जो जो न्यूज़ में रहेंगी उनको भी कवर करेंगे। जैसे कि आप लोग रिसेंटली में कल ये परसों में जब लेबनान में इजराइल ने बहुत ज़्यादा स्ट्राइक की तो लेबनान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ चुका है। लेबनान के बारे में अगर हम लोग बात करें, 1 मिनट में उसको बता देती हूँ। लेबनान में आप लोगों को लितानी रिवर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह बहुत ज़्यादा एक साल में कुछ कुछ न्यूज़ में रिवर रह जाती हैं। मैं कल उसको आप लोगों को PYQ के माध्यम से और या फिर ड्रेनेज सिस्टम का टॉपिक पढ़ाकर कवर करवा दूंगी। ओके, हैव अ नाइस डे। आज के लिए बाय बाय।